नीट परीक्षा को लेकर जहां एक तरफ देश भर में हंगामा खड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एक नाम सबसे ज्यादा सियासी गलियारों में चर्चा में है और वो नाम है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक बेदी राम का। बेदी राम का पेपर लीक गैंग से क्या कनेक्शन है, किस तरीके से बेदी राम का जो हिस्ट्री है वो पेपर लीक से जुड़ती है, इसको जानने के लिए आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व आईपीएस और यूपीएससीएफ की एस्टैब्लिशिंग टीम के फर्स्ट टीम के मेंबर रहे राजेश पांडे जी। सर बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले ये बेदी राम कौन सी बला है, ये आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ये तो विधायक हो गए, माननीय हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, मुझे भी ये पता नहीं था कि ये माननीय हैं, चुने हुए सदस्य हैं, विधानसभा में हैं। अभी जब ये नीट परीक्षा का तमाम हुआ तो व्हाट्सएप मैसेज पे या तमाम और जगह मीडिया पे मैंने ये पढ़ा कि बेदी राम का नाम, तो एकदम मैं चौंक गया। मुझे तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था और मुझे इसका इल्म भी नहीं था कि वो विधायक हो गए हैं। मैं इनको जान कैसे पाया? 2006 में मैं एसटीएफ में था। आप जानते हैं मैं एसटीएफ का फाउंडर मेंबर हूं। दोबारा जब 2006 में वहां पोस्ट हुआ, ये फरवरी की बात है, जहां तक मुझे ध्यान है 26 फरवरी की बात है। एसटीएफ में हम लोग थे ही, और आप जानते हैं कि मैं लखनऊ में पहले यहाँ एसपी सिटी बहुत लंबे समय तक सर्किल ऑफिसर हजरतगंज सब जगह रहा था। तो किसी ने फोन किया कि साहब यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो परीक्षा है उसके पर्चे सॉल्व कराए जा रहे हैं और जगह जगह लोग बैठे हुए हैं। तो मैंने उनसे कहा ये पर्चा कहाँ मिलेगा? बोले साहब आप वो अपना फैक्स नंबर एसटीएफ का बताइए, हम फैक्स कर देते हैं आपको। थोड़ी देर में उन्होंने फैक्स भी कर दिया। एसके भगत साहब हमारे एसएसपी एसटीएफ थे। उनको मैंने बताया कि साहब इस तरह से पर्चा है और अभी 10 या 11 बजे ये परीक्षा होने वाली है, और उनका ये कहना है कि यही पेपर है जो उस परीक्षा में आएगा, और बच्चों से पैसे लिए गए हैं, उनके डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लिए गए हैं। संभवतः उनके किसी जानने, जो मेरा कॉन्टैक्ट है उसके किसी जानने वाले से भी यही किया गया है। तो उन्होंने कहा ऐसा करिए, उन्होंने जो जो जगह बताई है टीम हम बना देते हैं। उसमें मैं था, विजय भूषण साहब मेरे साथ एडिशनल एसपी थे जो भर्ती बोर्ड में है, एस आनंद था जो भी रिटायर हुआ है डीआईजी होके, शाहब रशीद खान थे जो सेवा में हैं अभी भी। ये हम लोग सब एसटीएफ में थे। तो 4-5 टीमें बना दी गई कि जहां जहां सॉल्व करने की बात हुई थी वहां वहां जाके इसको देख लिया जाए, और तब तक जब परीक्षा हो जाएगी। फिर उन्होंने ये बात की डीआरएम से। डीआरएम ने कहा कि साहब वो हमको भेज दीजिए, आप फैक्स कर दीजिए, हम देख लेते हैं। अगर पेपर खुलने के बाद वही पेपर आया तो फिर ये मान लिया जाएगा कि पेपर लीक हो चुका है। ये आपको पेपर परीक्षा वाले दिन और परीक्षा से पहले मिला? परीक्षा के पहले की बात है ये जो पेपर मिला ये परीक्षा शुरू होने से कम 2 घंटे पहले की बात है, कम से कम 2 घंटे पहले की। तो तब तक खैर सब लोग पहुंच गए। 9 बजे के आसपास जहां जहां बताया गया था वहां पहुंचे, लड़के वहां मिले। उस समय इसका बहुत बड़ा प्रेस रिलीज भी जारी हुआ था। बेदी राम उसमें जो उस मुख्य सरगना था पेपर लीक का, वो पकड़ा गया। देखिए, इसको डिफ्रेंशिएट करके मैं जिस समय की बात बता रहा हूँ वो शुद्ध अपराध की बात बता रहा हूँ, अपराधी की बात बता रहा हूँ, और इस समय वो माननीय विधायक हो गए हैं। तो उस समय जो प्रेस नोट एसटीएफ ने जारी किया था, आप एसटीएफ हेडक्वार्टर से उस प्रेस नोट की कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग चूंकि उस समय थे, वो प्रेस नोट मेरे पास है, इस समय मेरे सामने है। ये वही प्रेस नोट है आपके पास? उस तारीख का 26 फरवरी 2006, दिनांक 26 फरवरी 2006 को एसटीएफ द्वारा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा संचालित समूह घ की भर्ती का प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। अच्छा, इसमें ये इसका वो था, और उसमें लिखा हुआ है कि 26/2 को, पहले तो इसमें ये लिखा हुआ है कि टास्क फोर्स को सूचना प्राप्त हुई कि रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा समूह घ की परीक्षा हेतु 26/2 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र कुछ लोगों द्वारा कहीं से प्राप्त कर लिया गया है तथा जनपद लखनऊ के कृष्णानगर क्षेत्र में इस प्रश्न पत्र को हल कर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों से पैसा लेकर उन्हें याद कराया जा रहा है। अच्छा, याद कराया? हाँ, ये 2006 की। इसमें वो रूम भी, वो कमरा भी दिया गया है जहां ये लड़के सब मिले थे।
ये कौन कौन उसमें शामिल था, मेरा लिखा है, विजय भूषण साहब का लिखा है, जयप्रकाश डिप्टी एसपी थे, साहब रशीद खान, एसानंद, ये सब लोग अलग अलग जगह गए थे। और वहां पर मोहल्ला नंद नगर, कृष्णा नगर के मोहल्ला नंद नगर के मोहम्मद असलम के मकान 551 घ बटे 167 क में 26/2/2006 की प्रातः दबिश दी गई तो उपरोक्त व्यक्ति प्रश्न पत्र की प्रतियों से काफी परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र हल कराते वो याद कराते मिले। ये कौन वहां पर मिले थे? देखिए, जो वहां पर मौके पर मिले थे उसमें जो ये पकड़े गए थे उसमें पहला नाम इसमें दिया हुआ बेदी, पुत्र स्वर्गीय श्री मन्नू, निवासी ग्राम कुनिया। ये बेदी मतलब वही बेदीराम? हाँ, उन्हीं बेदी, उनका पता जो जौनपुर के रहने वाले हैं। और हाल पता 3/52 विक्रांत खंड, गोमती नगर, जनपद लखनऊ। दूसरा नाम था इसमें संजय श्रीवास्तव, मनोज कुमार मौर्य, सबके पते दिए हुए हैं इस प्रेस नोट में, कृष्ण कुमार। इस तरह कुल मिला के 14 लोग वहां पर पकड़े गए। इनके पास से नगद पैसे मिले थे। अच्छा, और कितनी बड़ी परीक्षा थी इसमें, कितने इफेक्ट क्या हुआ? देखिए, उसका इफेक्ट ये हुआ कि जब परीक्षा शुरू हुई तो वहां पर जो डीआरएम थे, डीआरएम इसमें लिखा, इस प्रश्न पत्र की प्रति तत्काल डीआरएम लखनऊ को उपलब्ध कराकर उनसे चेक कराने का अनुरोध किया गया। मंडल रेल प्रबंधक लखनऊ द्वारा बरामद प्रश्न को वास्तविक प्रश्न पत्र से मिलान करने पर प्रश्न पत्र में अंकित सभी 150 प्रश्न बरामद शुदा प्रश्न पत्र से मिल गए और रेल विभाग के अधिकारियों द्वारा परीक्षा प्रश्न पत्र आउट होने की बात स्वीकार कर ली गई। मैं लीक हो गया, लीक को स्वीकार कर लिया डीआरएम लखनऊ ने और परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इस पर टीवी पर नोटिफिकेशन आया था कि साहब ये परीक्षा रद्द कर दी गई। उस परीक्षा में लगभग 16 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 16 लाख जो एक परीक्षा थी रेलवे भर्ती बोर्ड, वो पूरे देश में रद्द? हाँ, रद्द हो गई, देश भर में रद्द हो गई। डीआरएम ने जो आंकड़े दिए कि साहब 16 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। यह परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों में आयोजित होनी थी, जिसका दूसरा चरण आज 26 फरवरी 2006 को होना निश्चित था। यानी हम लोगों को पहले प्रश्न पत्र मिल गया, भेजा गया। जब वो प्रश्न पत्र बांटे गए, डीआरएम ने कंफर्म किया कि वही प्रश्न पत्र है जो सुबह आपने जिसके बारे में जिक्र किया था। और उसमें आगे ये भी लिखा है प्रेस नोट में कि प्रथम चरण की परीक्षा माह जनवरी 2006 में संपादित हो चुकी है। समूह घ की इस परीक्षा में खलासी, चपरासी, गैंगमैन और तमाम अन्य पदों के लिए भर्ती होनी थी और लखनऊ के लगभग सभी 21 केंद्रों पर यह परीक्षा संपादित होनी थी। आगे उसी प्रेस नोट में लिखा हुआ है कि गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ पर गैंग सरगना बेदी द्वारा बताया गया कि वह लोग अभ्यर्थियों से 1 से 1.5 लाख रुपए लेकर प्रश्न पत्र हल कराते हैं। पैसा उनकी नियुक्ति के उपरांत लिया जाता है, जब तक अभ्यर्थियों की शिक्षा संबंधी मूल प्रमाण पत्र अपने पास रख लिया जाता है जो बरामद किया गया है। बहुत ढेर सारे परीक्षार्थियों के मूल प्रमाण पत्र, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट और ये सब मूल प्रमाण पत्र वो रख लेते हैं। यही मोडस ऑपरेंडी है। उन्होंने कहा कि साहब हमको करा दीजिए, हमको करा दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, फला जगह आ जाइए। एक दिन पहले से लेके और सवेरे तक उन्होंने सब प्रश्नों के जो उत्तर थे वो रटा दिए, या अगर सॉल्वर हैं तो उनको रटा दिए, उनको एडमिट कार्ड दे दिया कि यहाँ जाके आपको प्रश्न देना है, और उन सब के मूल प्रमाण पत्र अपने पास रख लिए, ओरिजिनल। क्योंकि सिलेक्शन होने के तुरंत बाद आपको जहां कहीं भी आपका सिलेक्शन होगा, आपको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स देने होते हैं। वो उन्होंने अपने कब्जे में कर लिए। और जब तक तयशुदा पैसा, इसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने ये कहा, गिरफ्तार अभियुक्तों में पूछताछ पर गैंग सरगना बेदी द्वारा बताया गया वह लोग अभ्यर्थियों से 1 से 1.5 लाख रुपए लेकर। अब आप सोच लीजिए कितनी पैन इंडिया ये परीक्षा थी और इसमें 16 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे और उस परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। उसका मुख्य सरगना, अब उन पर मैं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वर्तमान में वो माननीय विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन ये जो है ये वही बेदीराम, ये वही बेदीराम है जो आज विधायक हैं, ये वही बेदीराम। ये भी मुझे बहुत बाद में पता लगा कि वो माननीय विधायक। इनके ऊपर अभी जो इनके शपथ पत्र पे जाए तो उसमें 9 मुकदमे, इसमें से 8 मुकदमे राजस्थान, मध्य प्रदेश
उत्तर प्रदेश में लखनऊ और जौनपुर में है और 8 मुकदमे पेपर लीक से जुड़े हैं। तो ये शुरुआत अगर हम बात करें तो बेदीराम की शुरुआत कहां से होती है, क्योंकि एसटीएफ ने कई बार पकड़ा। एसटीएफ ने जिस केस का आप जिक्र कर रहे हैं, इसके बाद गैंगस्टर एक्ट भी लगाया। जी देखिए, ऐसा है ना कि हम लोगों के सामने तो पहली बार ये पकड़ कर लाया गया, इसके साथ के बाकी लोग जो इसके गैंग्स के पकड़ के लाए गए, और ये वही हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि उस समय जब इनकी फोटोग्राफ्स, उस समय के न्यूज़पेपर्स आप देख लें, उस समय कोई ऐसा चैनल नहीं था, चूंकि देश भर में ये परीक्षा कैंसिल हुई थी, इसलिए सारे चैनल्स ने इसकी फोटोग्राफ और ये एसटीएफ के कार्यालय से पूछताछ से जब बाहर निकल रहा था तब भी इसकी सब फोटोग्राफ हैं, वही बेदीराम है, इसमें कोई किसी को शंका थोड़ी है। ये तो वो भी कैसे मना कर सकते हैं, जैसा आप बता रहे थे कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन के एफिडेविट में अपने 9 मुकदमों का जिक्र किया है, उसमें एक मुकदमा ये कृष्णानगर का है, यही क्राइम नंबर है। कैसे शुरुआत हुई इसकी, बेदीराम कहां से शुरू? देखिए, जो हम लोगों को उस समय पूछताछ में पता लगा कि ये रेलवे में टीटी था या रेलवे विभाग में कोई कर्मचारी था, इसका दिल्ली आना जाना था, जौनपुर का रहने वाला था। तो ये धीरे धीरे करके रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के ऑफिस में भीतर घुस गया। भाई, रेल से यात्रा करने वाले तो कोई भी हो सकते हैं, उस समय हवाई जहाज का कोई बहुत ज्यादा चलन नहीं था और ट्रेन ही सबसे उपयुक्त साधन हुआ करते थे अधिकारियों के लिए, सबके लिए। अब किसी को दिल्ली से इस तरफ आना है, उसका रेलवे में कोई वो अधिकारी है नहीं, बहुत बड़ा अधिकारी है, छोटा अधिकारी है, उसको सकुशल वहां से लाना और ले जाना, रास्ते में चाय पानी करा देना, इस तरह करके रेलवे के लोगों को विनोवर किया इसने, और धीरे धीरे फिर वो बोर्ड में भीतर घुस गया। यही नहीं, रेलवे के तमाम परीक्षा में, इसमें जो आप 9 इसके मुकदमे हैं, आप देख लीजिए कि कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अब आप सोचिए कि उस मुकदमे में इसमें जिस केस में, जिसमें रेलवे की परीक्षा पूरे देश में रद्द की गई, इसमें 16 लाख लड़के बैठे थे। मतलब 16 लाख बच्चों की जिंदगी से खेलने वाला ये व्यक्ति आज माननीय है, मैं उनके लिए इसीलिए कोई शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस समय ये अपराधी थे और इतने बच्चों के भविष्य के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया था। सर, इसी कड़ी में 2014 में, अक्टूबर 2014 में उस समय के आईजी एसटीएफ थे सुजीत पांडे, उन्होंने आशियाना में एक और एफआईआर दर्ज हुई 2012-13 में। उसके बाद एक एफआईआर हुई, उसमें उन्होंने 8 संपत्तियों को चिन्हित करते हुए, जिसमें जो पहली संपत्ति जो उनके आदेश में लिखा वो वही संपत्ति जिसमें इसका पता है, वो उसको चिन्हित करते हुए कहा गया कि गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए। लखनऊ के एसएसपी को यह पत्र लिखा गया था अक्टूबर 2014 में। चूंकि आप एसएसपी लखनऊ भी रहे, तो जानना चाहते हैं कि उसके बाद ये गैंगस्टर एक्ट नहीं लगा, तो किन परिस्थितियों में नहीं लग पाया इसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट 2014 में, जो संपत्तियां कुर्क नहीं हो पाई? देखिए, मैं तो बहुत बाद में रहा, ये 2014 की बात आप कर रहे हैं, मैं तो 17 में रहा यहाँ पे, 16-17 में। उस समय जो भी एसएसपी रहे होंगे वो इस प्रश्न का कायदे से जवाब दे सकते हैं। लेकिन जब ये चिट्ठी वहां से आई है तो अब ये मार्क होके गई होगी थाने पर, क्योंकि गैंग चार्ट इंस्पेक्टर ही प्रिपेयर करता है। जो भी प्रभारी होगा वो गैंग चार्ट, इसके मुकदमे लेगा, कितने मुकदमों में हैं, इनके साथ साथ जो सहयोगी हैं, कम से कम 2 सहयोगी 2 से अधिक मुकदमों में होंगे, तो एक गैंग चार्ट इनका कि साहब ये गैंग बनाकर अपराध करते हैं, इतने मुकदमों में इनके साथ फला फला इनके साथी रहे हैं जो सह अभियुक्त हैं फला फला मुकदमों में। फिर इसका अप्रूवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करते हैं, गैंग चार्ट का अप्रूवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ से अप्रूवल होकर वो इनके पास आएगा थाने पर, तब इस पर गैंगस्टर में मुकदमा कायम होगा। अब गैंगस्टर का मुकदमा लिखा क्यों नहीं गया? संपत्ति कुर्क नहीं हो पाई उस समय पर, आज भी वो उसी मकान में। तो मैं तो बता तो रहा हूं मैं कि इंस्पेक्टर को लिखना है। अब जो आदमी इतने बड़े पैमाने पर कि 1.5 लाख रुपए एक व्यक्ति से वो रेलवे का एग्जाम पास कराने के लिए लेकर और उसे पास करा रहा है, उसका अपॉइंटमेंट दिलवा रहा है, तो पैसे की कोई कमी तो फिलहाल मैं इस केस की बात कर रहा हूं, कोई कमी नहीं प्रतीत होती है। और जिसके पास पैसा है वो सर्वशक्तिमान हो गया। इंस्पेक्टर ने क्यों नहीं किया आप समझ सकते हैं, गैंग चार्ट क्यों नहीं बना आप समझ सकते हैं, क्यों अप्रूव नहीं हुआ, हो सकता है अप्रूव होके भी न लिखा गया हो मुकदमा, एसएसपी और डीएम ने अप्रूव कर दिया हो तो उसके बाद भी न लिखा गया हो। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं सिस्टम में, ये आप जानते हैं लिखा जाना चाहिए था। और जो संपत्ति अर्जित की गई इन अपराधों के बाद,
उसको कुर्क किया जाना चाहिए था, और नहीं हुआ है। तो अब पता नहीं गैंगस्टर के उस मुकदमे का अब क्या हाल है, हम नहीं कह सकते, लेकिन ये होना चाहिए था। लेकिन जब आपने शुरुआत में बेदीराम को 2006 में पकड़ा, उस समय की माली हालत कैसी थी? आज तो मतलब बहुत प्रॉपर्टीज हैं, माननीय भी हो गए हैं, कैसी माली हालत थी? नहीं, अब उस समय तो बता तो रहा हूँ, जैसे चिरकुट टाइप जिसे कहते हैं ना, उस टाइप का आदमी था ये 2006 में। अब मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि इस समय माननीय हैं, इस समय माननीय विधायक हैं, इसलिए मैं एक भी शब्द, ना मेरी ये हैसियत है कि मैं किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि के बारे में कोई टिप्पणी कर सकूं। मैं जो कुछ बता रहा हूँ वो उस हैसियत से बता रहा हूँ जब मैं पुलिस अधिकारी था और ये अपराधी थे। इनका अपराध मतलब, आपने अगर एक आदमी के यहाँ चोरी की तो एक आदमी को ही चोट लगेगी, वो परेशान होगा, उसका सब कुछ लुट गया। यहाँ आपने 16 लाख बच्चों का कैरियर खराब किया, जो सालों साल से इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे, और एग्जामिनेशन के दिन उनका एग्जाम पैन इंडिया पूरे देश में ये कैंसिल हुआ था। ये रेलवेज वाले आपको बता देंगे कि 3 चरणों में होना था, उस दिन इसका सेकंड चरण था 26 फरवरी को, पूरे देश में कैंसिल हुआ था। ठीक है, वो जिस तरह की परीक्षा की आप आज बात कर रहे हैं, रेलवे का एग्ज़ाम था, छोटा एग्ज़ाम होता है ऐसे, जो भर्ती होने वाले लोग हैं वो रेलवे के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, लेकिन परिवार तो उनका भी है ना, तैयारी तो उन्होंने भी की होगी, उन्होंने भी रिटर्न परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए मेहनत की होगी, और सालों साल मेहनत की होगी, और परीक्षा रद्द हो गई। आप सर इतने लंबे समय तक पुलिस में रहे और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे और ऐसे गैंग्स पर काम किया, क्या लगता है कि अब ये इस तरीके का धंधा बंद हो गया होगा? पेपर लीक में नहीं होगा, दखल नहीं हो सकता है? देखिए, मुझे भी सेवानिवृत्त हुए करीब 3 साल हो गए हैं, लेकिन सिस्टम बदला है, और जो 1 जुलाई से तीनों नए कानून आ रहे हैं, आप यकीन करिए, लागू होने में हो सकता है थोड़ा समय लगे, हो सकता है शुरुआती कुछ दिक्कतें हों, लेकिन इस तरह के लोगों को जो पनप के कहां से कहां चले गए, लगातार एक जैसा अपराध करके, इस पर अंकुश लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, इस पर अंकुश लगेगा। क्योंकि अब वो जो एक बड़ा फिल्मों का बड़ा फेमस डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये सब नहीं होगा। अब जुडिशियल ऑफिसर्स को भी समय की सीमा में बांधा गया है, इसीलिए इनका कन्विक्शन अब कन्विक्शन होगा। आईओ को भी आप यहीं देख लीजिए, बहुत तमाम 10-10 साल पुराने मुकदमे हैं जो अभी पीआई जिसको बोलते हैं, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है। तमाम ऐसे मुकदमे हैं जिसमें दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद जजमेंट रिजर्व हो गया, 5-5 जज बदल गए, लेकिन जजमेंट डिलीवर नहीं हुआ। इन सब परिस्थितियों से निपटने के लिए नए कानून में वो है, इसके प्राविधान है कि 90 दिन से अधिक आप नहीं रख सकते हैं। कोर्ट ही अगर 90 दिन का और समय दे दे तो बात अलग है, 180 दिन के बाद आप इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। आपको 60 दिन में चार्ज फ्रेम करके और उस पर ट्रायल पर ले आना है। 60 दिन में आप सुन के उसका फैसला करेंगे, और फैसले को 7 दिन के भीतर आप वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। बहुत ढेर सारी कंडीशन, पहले जो गैंग्स पे अब नकेल कस पाएगी, उम्मीद कसेगी, 100% कसेगी। आने दीजिए, पहली तारीख के बाद। देखिए, इतनी बड़ी चीज है, इतना भारी परिवर्तन हुआ है ये, कि कुछ न कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको सुधार की आवश्यकता होगी, कुछ ऐड करने की बात होगी, कुछ डिलीट करने की बात होगी, लेकिन ऐसे धंधे रुकेंगे, जरूर ऐसे धंधे रुकेंगे, और इस तरह की जो लाखों लाख बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो दूर होगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के रिटायर्ड आईपीएस राजेश पांडे, जिन्होंने बताया कि वो बेदीराम जो कभी यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में आया, जेल भेजा गया, वो कैसे आज माननीय है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक।